हम अशोक लेलैंड के क्वार्टरली नंबर के ऊपर तो फोकस डेफिनेटली करेंगे, बाकी सारी चीजें भी समझेंगे, लेकिन हम ये भी जानते हैं साथ में मंथली बेसिस पे एंड क्वार्टरली बेसिस पे जितने भी ऑटो कंपनीज होते हैं अपने सेल्स के नंबर दिखाती है। उन नंबर के बेसिस पे मार्केट या फिर एनालिस्ट होते हैं अपनी राय बनाते हैं कि 3 महीने में इस कंपनी ने अपने जितने भी सेल्स के नंबर दिखाए वो पॉजिटिव है या फिर उनमें कुछ इंप्रूवमेंट आई है। तो उसी के बेसिस पे जब उसके क्वार्टरली के नंबर निकल के आएंगे, जो क्वार्टरली नंबर होंगे, वहां पर आपको चीजें इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई पड़ सकती हैं। सो अगर हम इन चीजों को समझ जाए तो हम अच्छे कंपनी को अच्छे लेवल पर भी समझ पाएंगे। तो यहाँ हम क्या समझने की कोशिश करते हैं, इसके नंबर कैसे रहे। यहाँ हम फोकस करते हैं इस वक्त हमारे सामने जुलाई का, यानी जुलाई 2020 से लेकर इस वक्त जुलाई 21 तक का डेटा है। किस चीज का? सेल्स का। तो इस बेसिस पे 81% की सेल्स जंप हुई है पिछले साल से। यहां हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहां से जो कोविड का इंपैक्ट था ये ऑटो सेक्टर के ऊपर, यहां से कुछ रिकवरी होते हुए हमें दिखाई पड़ रही है सेल्स के फॉर्म में। सेल्स बढ़ेगी तो बाकी चीजें अपने आप कुछ इंप्रूव हो जाएंगे। ये सेल्स कहां से? एक है डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट, यानी दोनों पैरामीटर पे, नेशनल प्लस इंटरनेशनल, वहां से एक साल में 81% की जंप हुई है। ये तो रही टोटल। अब इस टोटल के अंदर भी क्या चीजें आती हैं, सेगमेंट वाइज भी आती हैं, तो उन्हें एक बार देख लेते हैं। तो सेल्स की अगर बात कर लें, हमने देखा YOY बेसिस पे इंप्रूवमेंट हुआ है, एक पॉइंट हमारे लिए पॉजिटिव हो गया। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें जून 21 की एंड जुलाई 21 की बात करें, यानी एक महीने में कितना इंप्रूवमेंट हो वो भी समझ लेते हैं, ताकि हमें आने वाले 2 महीने का कुछ अंदाजा लग जाएगा। उसके बीच में 34 प्लस के जंप हुआ है। मतलब यहाँ जो जून में सेल हुई थी और जो जुलाई में सेल हुई है उसमें 34% राइज हुआ है, जो हमारे अगेन सेकंड पॉइंट पॉजिटिव हो जाता है यहाँ से। तो ईयरली बेसिस पे जंप है, मंथली बेसिस पे जंप है। अब समझते हैं सेगमेंट वाइज। जैसे कि हम जानते हैं अशोक लेलैंड 2 सेगमेंट के ऊपर काम करता है। एक होता है मीडियम एंड हैवी व्हीकल कमर्शियल व्हीकल, और दूसरे क्या होते हैं ये जो LCV जिसे हम बोलते हैं, लाइट कमर्शियल व्हीकल। अगर सबसे पहले कैटेगरी को समझे मीडियम एंड हैवी व्हीकल, तो वहां पे जो सेल हुई है 132% की जंप हुई है इस सेगमेंट के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो यहाँ पे अगेन हमें फोर्थ जो पॉजिटिव चीज समझ में आ रही है यहाँ से मिल चुकी है। और उसके बाद ही अगर हम बात करें LCV यानी लाइट कमर्शियल व्हीकल, ये किस तरह से बढ़ी है पिछले एक साल में, उसमें आपको 67% की जंप दिखाई पड़ रही है। यानी जितने भी पैरामीटर हमने देखे टोटल, मंथली बेसिस पे एंड सेगमेंट वाइज, हर जगह पर आपको पॉजिटिव चीजें ही दिखाई पड़ रही हैं। और सबसे ज्यादा सेल कहां हुई है? जो इनके मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल हैं उसमें 132% की जंप दिखाई पड़ रही है। यहां से तो सेल्स अच्छी हुई है, ये दिखाई पड़ रही है। इसके बाद फोकस करते हैं कंपनी के क्वार्टरली नंबर के ऊपर। यहां पर हमारे लिए चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम फोकस करते हैं सितंबर 20 से लेकर जून 21 तक का डेटा हमारे सामने है। और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी ऑपरेशन, यानी कंपनी का जो मेन काम है वहां से कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो अगर सितंबर की बात करें 580 था, 580 CR। नेक्स्ट क्वार्टर में वहां 747 इंप्रूवमेंट आया। उसके बाद थर्ड क्वार्टर की बात करें वहां पे इंप्रूवमेंट आया, 1000 से ऊपर गया। एंड डिप कहां पे हमें फिर से मिल चुकी है? इस क्वार्टर की बात कर रहे हैं, सितंबर, ये जून क्वार्टर खत्म हुआ है, इस क्वार्टर में 336 हुआ है। काफी बड़ी डिप आप इसे कह सकते हो। जो पिछले क्वार्टर में था 1013 और वहां से सीधा आ चुका है 336, एक डिप निकल के आ गई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। अगर हम इसी चीज को बाकी फॉर्म में समझे नेट प्रॉफिट के, सितंबर में था नेट प्रॉफिट -123, फिर से कुछ नेक्स्ट क्वार्टर में इंप्रूव हुआ, 14 आया, पॉजिटिव में आया। और उसके अगले क्वार्टर में 353 पॉजिटिव में, और इस क्वार्टर की अगर बात करें माइनस लग चुका है 274, यानी थोड़ा सा काफी फ्लक्चुएटिंग रहा है। प्लस ऑटो सेक्टर ने इस रैली में उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं किया, ये भी हम जानते हैं। एंड अभी भी करंट सिनेरियो को देखते हुए, कोविड के सिनेरियो देखते हुए, जहां फोकस बना हुआ है एसेंशियल चीजों के ऊपर इंस्टेड ऑफ लग्जरी के ऊपर, यहां से कुछ इंपैक्ट हमें दिखाई पड़ रहा है। अगर ऐसे में कहीं से थर्ड वेव अगर फिर से आ जाती है तो ये चीजें आपको और भी थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में खराब होते हुए दिखाई पड़ सकती हैं। इसके बाद कंपनी को कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था सेल्स ग्रोथ, इस बार के तो हमने सेल्स ग्रोथ देख ली है। और बात करें मीडियम या फिर लॉन्ग टर्म में कैसे रहे, 5 साल में 5% के आसपास पुअर था, 3 साल में बात करें सुपर पुअर हो चुका है -4, और 1 साल की बात करें -34, यानी कि बिलो द बेसमेंट चला गया है, काफी पुअर हो चुका है, यहां से हो चुका है। इसका रीजन हम सभी जानते हैं, इसलिए इसको एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत यहां से है नहीं। अब देखने वाली बात यह है, इंपैक्ट तो हो चुका है कोविड का, ये रिकवरी किस तरह से होती है और ये रिकवरी होने में कितना टाइम लेता है, ये सेगमेंट या फिर ये सेक्टर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए यहां से। नेक्स्ट फोकस करें प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर। ये प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में भी -6 था, 3 साल में -41 है, और 1 साल में भी ऑलमोस्ट -90 के आसपास, यानी बहुत बड़ी डिप आपको दिखाई पड़ी। उस तरह से ये सेक्टर बिल्कुल ही प्रॉफिट ग्रोथ में नहीं है। ये तो हम एक की बात कर रहे हैं, क्या बाकी इसी के पीयर प्रॉफिट में है वो भी जरूर देखेंगे।
यहां बात करें आरओई के ऊपर, 5 साल में 16, इसे आप अच्छा कह सकते हो, 3 साल में 18 और 1 साल में 3 के आसपास, यानी 3 काफी कम हो चुका है, इसलिए इस लिहाज से भी नंबर्स आपको पुअर दिखाई पड़ रहे हैं। नेक्स्ट फोकस करें आरओसी के। आरओसी भी इसके जो 5 और 3 साल में तो अच्छे ही थे, लेकिन 1 साल में आपको चीजें दिखाई पड़ रही तो क्या ही बोले। नेक्स्ट फोकस करते हैं डेट। डेट कितना है इसके ऊपर, 0.45 एज ऑफ नाउ है, ये इस करंट क्वार्टर तक का डेटा है। बात करें डेट के बाद, डेट तो है पहला चीज, प्रमोटर के पास कितने हैं, प्रमोटर के पास है 51 प्लस, यानी मेजोरिटी उन्हीं के पास है, ये अच्छी बात है हमारे लिए, 50 से प्लस उन्हीं के पास है। डीआईएस को जो इंटरेस्ट बना हुआ है 18 प्लस बना हुआ है, एंड एफआईएस का बना है 17 प्लस, ये भी है रिसेंट क्वार्टर का, ये तो रिसेंट क्वार्टर का है। और पब्लिक के पास बना हुआ है, पब्लिक के पास जितनी होल्डिंग है 13 प्लस, यानी यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, जो बड़े प्लेयर है स्मार्ट मनी, उनका इंटरेस्ट इस कंपनी में बना हुआ है। स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट दोनों बने हुए, ये तो हमने देख लिया। अगर बात करें म्यूचुअल फंड की, वो कौन से फंड है, आपके सामने 4 फंड है। सबसे पहले तो फंड निकल के आ रहा है जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। यूटीआई की बात करें, यूटीआई ट्रांसपोर्ट, एंड उसके बाद निपॉन इंडिया, थर्ड है इन्वेस्को इंडिया, एंड फोर्थ है मिरई एसेट। ये वो 4 फंड है जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किए हुए हैं। जब आप अपनी रिसर्च करेंगे तो आपको और भी फंड निकल के आएंगे, हम यहाँ पे सिर्फ 4 ही डिस्कस कर रहे हैं। डेट तो इस कंपनी के ऊपर है ही, वो हमने देख लिया। अगर हम बात करें प्रमोटर ने प्लेजिंग कितने रखी है, ये स्लाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए आफ्टर जो ये हमने सारी चीजें देखी। जून 20 की बात करें, जून 20 में जो प्रमोटर के पास थे 51, अभी भी 51 के आसपास है, लेकिन उसमें से 10% से ऊपर ऑलमोस्ट 11% के आसपास प्लेज रखे थे, जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं होती है। बाकी धीरे धीरे क्या हुआ, ये इसके ऊपर हमें नजर रखनी थी एज एन इन्वेस्टर, एज एन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, कि ये चीजें किस तरह से कम होती है आने वाले नियर टाइम फ्यूचर में। लेकिन ये कम तो नहीं हुई है, मार्च 21 में चीजें बढ़ गई, 10 से 20 हो चुका है, दुगना हो चुका है, ऑलमोस्ट 21 के आसपास आ चुका है। राहत की बात अगर कुछ हुई है तो जून 21 की बात करें, वो 21 से 14 आ चुका है, ये हमारे लिए पॉजिटिव बात हो चुकी है। अब देखना यही है हमारे लिए किस तरह से इसके प्रमोटर जो है इस प्लेजिंग को कम कर सकते हैं या फिर जीरो कर सकते हैं। जीरो होगा तो हमारे लिए सुपर अच्छा होगा, अदरवाइज कम होगा तो हमें जानना जरूरी हो जाता है कि ये क्यों हो रहा है और ये कब तक रहेगा, ये हमारे लिए जानना जरूरी होता है अगर हम इस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो। इस कंपनी के नंबर्स तो हिले हुए हैं, हमने देख लिया, इसके तो हिले हुए हैं, जरा देख लेते हैं इनके दोस्तों कैसे हैं, यानी दोस्त का मतलब पीयर्स के कैसे हैं। सबसे पहले फोकस करें टाटा मोटर्स के ऊपर। टाटा मोटर्स का जो आपको ईपीएस दिखाई दे रहा है -4 प्लस दिखाई दे रहा है, इसका ईपीएस कितना है, माइनस में ही है 0.71, यानी वहां से जरा इंप्रूव ही है, यहां से ये ज्यादा अच्छा दिखाई पड़ रहा है। वहीं बात करें फोर्स मोटर, फोर्स की बात करें -35, यानी वो काफी ज्यादा है, तो उस लिहाज से यहाँ पे अशोक लेलैंड थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ रहा है पॉजिटिव वे में। अगर हम बात करें एसएमएल, उसका भी काफी ज्यादा है -79। सब में अगर किसी का ईपीएस ज्यादा है बोल रहे हैं, सभी नेगेटिव में है, लेकिन इसका 0.71 है, तो ये पहले नंबर पे आ जाता है। बात करें आरओई की, बात करें टाटा मोटर का जो आरओई चल रहा है वो 13 के आसपास, -13, और इसका पॉजिटिव में 3 चल रहा है, जो हमारे लिए फिर से दूसरी पॉजिटिव चीज हो जाती है। फोर्स मोटर की बात करें 2.98, वहां से भी अशोक लेलैंड ऊपर ही है। उसके बाद एसएमएल की बात करें -41, यानी यहां पर भी अशोक लेलैंड पहले टॉप रैंक पे आ रहा है दोनों पैरामीटर के बेसिस पे। फोकस करते हैं आरओसी के ऊपर। टाटा मोटर का जो आरओसी है 0.11 है और इसका जो है 4 प्लस है। अगेन यहाँ पे अशोक लेलैंड आपको फर्स्ट रैंक पे दिखाई पड़ रहा है। फोर्स मोटर की 3 प्लस एंड एसएमएल की -20, यानी इस पैरामीटर पे भी, तीनों पैरामीटर पे अशोक लेलैंड टॉप रैंक पर है। फोकस करें बाकी चीजों के पे, ईबीटा पे भी आप देख सकते हैं, सभी जगह अगर कोई टॉप रैंक पर इनमें दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ पे अशोक लेलैंड है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कंपनी खराब है, बिल्कुल नहीं, जो हमें नंबर्स बता रहे हैं वो हम बात करें, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, ये आपके सामने है। ये सब देखने के बाद ये देख लेते हैं जो एफआईएस एंड डीआईएस हैं, उन्होंने अपने जो रीसेंट क्वार्टर में कैसा उन्होंने जो इसमें अपना हलचल की, उनकी तरफ से क्या रही है। एफआईएस की अगर बात करें 14 था उनका सितंबर 20 में, और अभी हो चुका 17 प्लस की उनकी होल्डिंग इस कंपनी में, तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को बढ़ाना शुरू किया है। 14 से किया 16 प्लस किया दिसंबर में, और मार्च में किया 18 प्लस, और जून की बात करें 17, यानी यहां से धीरे धीरे उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया जरूर है। हाँ, पिछले एक क्वार्टर से 1% के आसपास उन्होंने कम जरूर किया, लेकिन अभी भी पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो बढ़ा हुआ है। वहीं बात करें डीआईएस की, डीआईएस का 17 प्लस था, अभी 18 प्लस, यानी वहां से भी उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। तो यहाँ पे जो स्मार्ट मनी है उन्होंने अपनी होल्डिंग को कम नहीं किया, बरकरार रखा है, बढ़ाया जरूर है, आप यहाँ पे देख सकते हो। गवर्नमेंट का कोई बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है नहीं। एंड बाकी पब्लिक की बात करें 16 से 13 के आसपास आ चुका है, यानी कि सीधी सीधी बात करें ना, पब्लिक के हाथ से माल छीना है और जो स्मार्ट मनी है उन्होंने खरीदा है, आपको यहाँ नंबर्स के फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है।
अब फोकस करते हैं कंपनी ने रिटर्न कैसे दिया अपने इन्वेस्टर को। आपके सामने इसका मैक्सिमम रिटर्न आपके सामने है। मैक्सिमम जो इसका लो है 1.70, यानी कि नॉट इवन 2 रुपीज का इसका शेयर हुआ करता था। कब की बात करें, 2000 में उस वक्त था। और उसके बाद अभी की बात करें 130 के आसपास चला। इसने जो मैक्सिमम हाई लगाया 167 के आसपास। रिटर्न आपके सामने है। और जब आप रिटर्न तो देखते हैं, ये रिटर्न जैसे हमारी बात होती है, ये रिटर्न हर कोई मार्केट में जितने लोग बैठे हैं, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, स्विंग ट्रेडर, हर कोई रिटर्न तो लेना चाहता है। लेकिन जो इसके बीच की जो वॉलिटिलिटी है, कोई उसको झेलना नहीं चाहता, कोई इसको लेना नहीं चाहता है। बीच में 5-10% शेयर करेक्ट हो जाता है, वो किसी को नहीं चाहिए। लेकिन एक बार हमने खरीद दिया तो सीधा शेयर ऊपर ही जाना चाहिए, रेड निशान, कंसोलिडेशन कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरह से भी काम होता है मार्केट में, इस माइंडसेट से भी। तो ऐसे हमें कभी भी नहीं करना होता है। बीच बीच में अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप यहाँ देख पाएंगे किस तरह से इसमें करेक्शन आया हुआ है, एक लंबा करेक्शन। यहाँ पर भी आपको करेक्शन दिखाई पड़ रहा है, बीच में छोटे मोटे हिकअप तो आते ही रहते हैं। इसलिए और जिस हिसाब से अभी मार्केट चल रहा है, जिस लेवल के आसपास, यहाँ से भी कुछ करेक्शन आ सकते हैं। इसलिए हमें इस पॉइंट को भी अपने माइंड में रखना चाहिए। यहाँ से कंपनी के लॉन्ग रन के रिटर्न आपने देख लिया। शॉर्ट रन की अगर बात करें, 5 साल में 50% के रिटर्न है, आप इसे सिर्फ ओके कह सकते हो। 3 साल में फ्लैट है, -3 साल में 3% के रिटर्न, 3.82, काफी पुअर है इसे कह सकते हो। 1 साल में 113। पिछले 1 साल में इस कंपनी ने अच्छे रिटर्न दिए। कोविड के बाद जिस तरह से मार्केट में एक रीबाउंड आया, सभी शेयरों में आया, तो उसकी वजह से आपको रिटर्न यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है 1 साल में। 1 मंथ में भी ज्यादा रिटर्न नहीं है। एक वन डे की बात करें तो वहां पे हमें डाउन दिखाई पड़ रहा है। बाकी एग्जैक्टली चीजें हमारे लिए क्लियर करें, हम क्लियर हो जाएंगे चार्ट के ऊपर। हम चार्ट पे जंप करें ना, एक बार एनालिस्ट की सुन लेते हैं, जो मार्केट में जानकार बैठे हैं उनकी समझ लेते हैं। 74% एज ऑफ नाउ बाई की रेटिंग दे रहे हैं इस करंट प्राइस पे। आपको अच्छे से अपनी रिसर्च करनी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। ना ही एग्जैक्टली इनकी सुननी है, ना ही एग्जैक्टली हमारी सुननी है। होल्ड की जो रेटिंग दे रहे हैं 15+ एंड जो सेल की रेटिंग दे रहे हैं यहाँ से 10+। तो यहाँ से आपको चार्ट रीड करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना होगा। इन सब के बाद हम फोकस करें इसके चार्ट के ऊपर। चार्ट को हम शुरू करेंगे वीकली से, तभी ठीक से समझ पाएंगे। चार्ट को हम डिस्कस करें ना, अगर अभी तक आप प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स प्लस प्रोसेस सब कुछ मिल जाएगा। प्राइवेट चैनल पर जो हमारे रियल टाइम बेसिस पर हमारे पर्सनल ट्रेड होते हैं, वो भी हम कुछ शेयर करते रहते हैं, प्लस कुछ एडिशनल सिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको लगता है यूजफुल, आप उसका पार्ट बन सकते हैं। यहाँ पर वीकली का चार्ट लगा हुआ, और वीकली में सबसे पहले इसको ट्रेंड को समझते हैं, उसके बाद लेवल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जब ये शेयर अप ट्रेंड में बना हुआ था, आप ये देख सकते हो, जो इसका 20 डे ईएमए है, ये उसको भी टच नहीं करता था। 10 डे ईएमए के आसपास चलता है रफली। अगर बात करें 20 डे ईएमए से भी काफी ऊपर ही चलता था, उसको तो ब्रेक करता ही नहीं था। तो अभी क्या हो रहा है, ये इसने जो 21 से लेकर अभी तक का पूरा ग्राफ है, इसने बहुत ज्यादा रिटर्न दिए नहीं है, हमने देख लिया। अभी की बात करें तो यहां से एक कंसोलिडेशन आया एंड यहां से अब इसने जाना ऊपर की तरफ जाना शुरू किया। एक बार अपने इस हाई के आसपास यहां पे आया था एंड इसका फिर रिसेंट में टच किया एंड वहां से जो कैंडल बनते हुए दिखाई पड़ रही वीकली के टाइम फ्रेम में। पहली जो कैंडल की बात करें, इससे आप कह सकते हो ये कंप्लीटली बेयरिश साइन हमें यहां से मिल चुका था कि ये यहां से प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। प्रॉफिट बुकिंग क्यों? क्योंकि ये इस लेवल के आसपास आ चुका था जो इसका रेजिस्टेंस था। तो डेफिनेटली वहां से शॉर्ट रन में हमको प्रॉफिट बुकिंग दिखनी थी और कुछ वैसा ही हुआ। फर्स्ट वीक में प्रॉफिट बुकिंग आई एंड वॉल्यूम भी कुछ आया। वहीं बात करें सेकंड वीक में भी प्रॉफिट बुकिंग आई, प्लस ब्रॉडर मार्केट में हमने प्रॉफिट बुकिंग तो डेफिनेटली देखी थी। पिछले 2 वीक की अगर बात करें, यहां से भी 2 वीक से हमें बेरिश कैंडल बनते हुए दिखाई पड़ रही है। तो यहां से अगर इस शेयर ने अपने ट्रेंड को फॉलो किया तो आपको फिर से नीचे के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। क्या लेवल हो सकता है? एटलीस्ट 123, 120 के आसपास तक यहां से हमें रफली दिखाई पड़ रहा है। अब इसको समझते हैं जरा सा वन डे के टाइम फ्रेम में। इस वक्त आपके सामने वनडे का चार्ट लगा हुआ। वनडे में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, ये था फेब में जब निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई लगाया था, तब इसने भी अपना लाइफ टाइम हाई लगाया था। उसके बाद निफ्टी करेक्ट भी हुआ और निफ्टी ने नया लाइफ टाइम हाई भी लगा दिया है। अब वहां से करेक्शन भी हो सकता है आने वाले टाइम में। लेकिन इस शेयर ने क्या किया, इस शेयर ने जो करेक्ट तो किया, लेकिन उस तरह से नया लाइफ टाइम हाई को लगा ही नहीं पाया। हाँ, वहां तक जाने की कोशिश जरूर की थी, ये फेब के हाई तक गया था, वहां से फिर से करेक्शन आ चुका है। यानी 2 अटेम्प्ट कर चुका है इस हाई को ब्रेक करने का। थर्ड फोर्थ जब भी टाइम ब्रेक करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है कि यहां से ब्रेक हो जाए। लेकिन ब्रेक होने से पहले कुछ प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी यहां से, जो शुरू भी हो चुकी है, हमने वीकली के टाइम फ्रेम में देखा। ऐसे में इसने रिसेंट की बात करें, जो इसका रेड लाइन दिखाई पड़ रही है, 20 डे ईएमए को ब्रेक कर दिया, उसके नीचे आना इसने शुरू कर दिया। पहली चीज तो कहां तक आ सकता है, जब पहली बार आया था इसने फुल रिट्रेसमेंट हुआ था। यहां पे आप देख सकते हो पूरा रिट्रेसमेंट हुआ था, 110 के आसपास आया था, उसके बाद 140 के पास गया था। वहां से अभी क्या हो सकता है, अगर इसमें फिर से यहां से जो प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती है, तो आपको ये लेवल दिखाई पड़ सकते हैं जो हमने वीकली के टाइम फ्रेम में भी देखे। किस लेवल की हम बात करें, 120, 121 के आसपास, जो इसका यहाँ पे होगा 100 डे ईएमए होगा, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी काम करेगा इसके लिए। जो पहली बार भी ये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पर की बात करें दिस लाइन, दिस, या और यहाँ पे हम बात करें यहाँ पर
ये सारे इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, इसलिए यहाँ से इस लेवल के आसपास ये आपको दिखाई पड़ सकता है। ये तभी आएगा जब अपने जो 50 डे ईएमए है 50 जो आपको ग्रीन लाइन दिखाई पड़ रहा है इसको ब्रेक करके नीचे आएगा, सस्टेन करना शुरू कर पाएगा। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में हमको दिखाई पड़ रहा है, प्लस यहाँ से मार्केट में जो हिकअप्स आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ा सा हाई है, इसलिए हमको नीचे के लेवल की ओर फोकस करना चाहिए। ये तो रहे नीचे की लेवल 120 के आसपास, 120 या फिर उसके नीचे 110 के आसपास नीचे के लेवल रहे। अगर बात करें ऊपर की तरफ, इसमें फिर से रिबाउंड आता है, फ्रेश बाइंग इसमें अगर करें ना 140 एक बार ये ब्रेक हो जाए, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तभी आपको उसको अच्छे लेवल या फिर नए लाइफ टाइम हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। नए लाइफ टाइम तो हाई से काफी ऊपर है जब हमने मैक्सिमम इसके रिटर्न देखे थे, लेकिन इससे ऊपर आपको जाता दिखाई पड़ सकता है। तो इसलिए ये जो टाइम है एज ऑफ नाउ, एज ऑफ मार्केट की कंडीशन के हिसाब से नो ट्रेड जोन के टेरिटरी में शेयर घूम रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास या फिर इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होने के बाद इसमें फ्रेश बाइंग ली जा सकती है। अब यहां से 3 केस निकल के आते हैं। पहला केस, जिनके पास है वो क्या करें, उनको क्या करना चाहिए। देखिए इसमें इसमें लॉन्ग टर्म, डेफिनेटली अगर आपने इसमें लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। आप जानते हैं लॉन्ग टर्म में हिकअप्स आते रहते हैं और शेयर ऊपर जाता रहता है, फिर कोई न्यूज आएगी एक दिन शेयर 5% भाग जाएगा, तो उस तरह से उनको तो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। शॉर्ट रन वाले की क्या बात करें, आपको 140 के आसपास जब ये गया था तो वहां पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस के आसपास हमें हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर ही लेनी चाहिए या फिर पार्शियल कर लेनी चाहिए। अब यहां से क्या है कि कोई भी जंप आता है तो हमें यहां से निकलना चाहिए, या फिर जब तक कि अपने जो 50 डे या 20 डे को सपोर्ट कर ही रहा, ऑलमोस्ट ब्रेक हो ही चुका है, उसको सपोर्ट कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज ब्रेक होता है तो हमें यहां से शॉर्ट में निकल जाना चाहिए। अदरवाइज नीचे के लेवल आप जानते हैं 120 तक के भी लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। अदरवाइज 120 के लेवल आते हैं और हमें कोई टेंशन की बात हमें कोई नहीं लगती है, तो हमें एज ऑफ नाउ बिल्कुल बने रहना चाहिए, उतनी टेंशन लेनी नहीं चाहिए। और तीसरा केस जो होता है एवरेजिंग या फिर फ्रेश बैंक के लिए, उसके लिए तो लेवल्स आपको बता ही दिए। चलिए इस वीडियो में काफी हमने बात कर ली। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कुछ पॉइंट छूट गए हैं या फिर आपके कुछ कमेंट हैं, आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे कमेंट के थ्रू ही। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो बनाने में हमें काफी हेल्प हो जाती है। थैंक यू सो मच।